स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सॉलिड्स के बारे में कुछ थोड़ा सा स्टडी किया था। सॉलिड्स के बारे में कैसे कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, उनकी थर्मल एनर्जी कैसी है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ सॉलिड में हमने दो टाइप के सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। हमें इस यूनिट में केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को स्टडी करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए क्रिस्टलाइन मेनली कितने टाइप के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड मेनली 4 टाइप के होते हैं। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। पहला हमारे पास है मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड का मतलब वो सॉलिड जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर का मतलब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनके अंदर मॉलिक्यूल नॉन पोलर टाइप के होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन यदि हम लेते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास नॉन पोलर टाइप का मॉलिक्यूल है। तो इनके जो सॉलिड बनेंगे हमारे पास, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये क्या है, सारे नॉन पोलर टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। दूसरा हमारे पास है पोलर टाइप। पोलर कौन सा होता है, वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर पोलर प्रॉपर्टीज होती हैं। पोलर प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, जैसे हमारे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इसीलिए जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो पोलर बनते हैं। तीसरा हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन से होते हैं, हाइड्रोजन के नजदीक यदि फ्लोरीन, हम यहां लिखते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन के सराउंडिंग में इन तीनों में से कोई भी एटम आ जाता है तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल में क्या है फार्मूला वाटर का, H2O। अगर ऑक्सीजन के सराउंडिंग में कोई दूसरा हाइड्रोजन एटम आता है तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट हो जाते हैं। इनके हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो जो नॉन पोलर होते हैं उनके अंदर डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्सेज होते हैं। दूसरा हमारे पास है नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर जो सब्सटेंस होते हैं, नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ऑपरेट होता है। पोलर जो सब्सटेंस होते हैं हमारे पास, पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड। जो नॉन पोलर है सॉफ्ट नेचर के होते हैं, पोलर है वो भी सॉफ्ट नेचर के होते हैं। लेकिन यदि हम हाइड्रोजन बॉन्डेड सब्सटेंसेस की बात करते हैं, जैसे वाटर है, अगर आइस की फॉर्म में हमारे पास वाटर है, सॉलिड फॉर्म में है, तो वो हार्ड होता है। अगर हम इन सभी की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करें, सभी इंसुलेटर होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहली टाइप हमारे पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर वो होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल में पोलर प्रॉपर्टीज नहीं होती, डाइपोल नहीं बनता। नॉन पोलर में डाइपोलर प्रॉपर्टीज नहीं होती। पोलर सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें डाइपोलर प्रॉपर्टी होती है। हाइड्रोजन बॉन्डेड वो होते हैं यदि हाइड्रोजन एटम अपने सराउंडिंग में किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास आती है, सराउंडिंग में यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ऑपरेट होने लग जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो सारे हार्ड होते हैं, बाकी दोनों सॉफ्ट नेचर के होते हैं। अगर हम इन सब की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सारे ही इंसुलेटर होते हैं। दूसरा हमारे पास आता है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड नाम से पता लग रहा है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं। आयंस जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, अगर हम एग्जांपल लें सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। ये आयोनिक सब्सटेंस जितने भी होते हैं वो सारे हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब भंगुर, अगर आप उनको तोड़ेंगे तो वो टूट जाएंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर आयनिक सॉलिड फॉर्म में है
तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अगर हम इनका एक्वस सॉल्यूशन ले लें, इनको पानी में डिसॉल्व कर लें या इनको मोल्टन स्टेट में ले लें, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनके आयंस फ्री हो जाते हैं, मूवमेंट के लिए फ्री होते हैं, और इनके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है। अगर हम इनको मोल्टन स्टेट में लेते हैं तो भी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन फ्री मूवमेंट करते हैं, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टर होती है, अदरवाइज इंसुलेटर। तीसरा हमारे पास है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड्स वो होते हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल आयन होते हैं। मेटल आयन कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सी होता है। ऐसा मानते हैं कि जो मेटेलिक आयन है वो इलेक्ट्रॉनिक सी में है, और इन सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। नेचर कैसी होती है सब्सटेंस की? ये हार्ड होते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं, मेलेबल नेचर के होते हैं, इनके अंदर मेटेलिक लस्टर भी होता है। जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन जो हमारे पास है वो डक्टाइल है, मेलेबल है, सोनोरस है, मेटेलिक लस्टर होता है उसमें, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। फोर्थ टाइप हमारे पास है कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं। जो एटम इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं वो जनरली नॉन मेटल होते हैं। इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्डिंग की टाइप कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इनके एग्जांपल हम देखें, डायमंड और ग्रेफाइट, ये जनरली हार्ड होते हैं। इनका एक एक्सेप्शन है जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारे पास डायमंड है इसके अंदर हार्डनेस होती है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास ग्रेफाइट है जो कि सॉफ्ट नेचर का होता है। इनमें डायमंड है वो तो इंसुलेटर होता है, ग्रेफाइट है ये कंडक्टर होता है। और ये एक्सेप्शन है इसका कि जो ग्रेफाइट है हमारा वो कंडक्शन वाली नेचर क्यों रखता है। इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम कोवेलेंट सॉलिड्स को फर्दर एक्सप्लेन करें तो हमारे पास डायमंड और ग्रेफाइट के एग्जांपल आते हैं। डायमंड में क्या होता है? कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है, कार्बन टेट्रा वैलेंस है, जो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सभी चारों इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग कर देता है। इसलिए इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है। परंतु जब ग्रेफाइट का नंबर आता है तो ग्रेफाइट के अंदर केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट के लिए फ्री रहता है। कैसे? जैसे यहां अगर हम इस कार्बन को एक्सप्लेन करते हैं, इसने 3 बॉन्ड बना लिए और चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल होता है। यहां हमारे पास लेयर्स में डिसोसिएट होता है। जो ग्रेफाइट होता है उसके अंदर कार्बन की हेक्सागोनल लेयरिंग्स बनी हुई होती हैं। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो इन सभी लेयर्स के बीच में फ्री मूवमेंट करता है। ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो लुब्रिकेंट का काम करता है, और जो फोर्थ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रेफाइट है इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है, डायमंड हमारा इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है। इसके दूसरे एग्जाम्पल भी हैं कोवेलेंट सॉलिड के। कोवेलेंट सॉलिड का दूसरा नाम नेटवर्क सॉलिड भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कंबाइनिंग एटम होते हैं कार्बन वाले, वो सभी एक नेटवर्क की फॉर्म में अटैच होते जाते हैं, एक लंबा नेटवर्क बनता है। इनके अंदर लेयर्स होती हैं, इनके अंदर लेयर्स नहीं होती हैं। डायमंड है वो नेचर का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। ग्रेफाइट होता है ये सॉफ्ट नेचर का होता है। किसी भी कोवेलेंट सॉलिड की अगर हम बात करें तो जनरली वो हार्ड होते हैं, लेकिन हमारे पास ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट सॉफ्ट नेचर का होता है, और दूसरी बात ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर भी होता है। ये तो हमारे पास थे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब आपस में अटैच करते हैं तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इनके लिए हमें क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स, जिसके अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर वेरियस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है। अभी हमने डिस्कस किया है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं। कलर सॉलिड्स थे, आयोनिक सॉलिड्स थे, कोवेलेंट सॉलिड्स थे, मेटेलिक सॉलिड्स थे। ये तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टाइप्स थी। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर मैनर में होता है तो वो किस तरह के स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, किस तरह का स्पेटियल अरेंजमेंट उनका होता है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बार बार जोड़ा जाता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट
बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल रेगुलर है। तो जब इनको बार बार रिपीट करने से हमारे पास कोई स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर आती है स्पेस में, स्पेटियल अरेंजमेंट जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई रेगुलर स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। जैसे अगर इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डॉट्स या स्फीयर के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है। जब इन सभी स्फीयर्स को अटैच करने वाली लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइंस हैं ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के सेंटर को अटैच करने वाली लाइंस हैं। इन सभी लाइन को जब हम अटैच करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, इनका एरियल डायग्राम, एरे डायग्राम जब बनाया जाता है तो हमारे पास स्पेशल टाइप की कोई ना कोई स्पेटियल स्ट्रक्चर या स्पेस में जो स्ट्रक्चर बनता है वो डेवलप होता है। इस पूरे के पूरे स्पेटियल स्ट्रक्चर को या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के सेंटर को अटैच करने से जो स्ट्रक्चर हमारे पास आई है उस स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। इन क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। जैसे अगर हम इनको देखें तो हमारे पास ये जो रेड कलर का ब्लॉक हमने ड्रॉ कर रखा है ये सबसे छोटा ब्लॉक है या ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको बार बार रिपीट किया जाता है तो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्पेटियल अरेंजमेंट ड्रा होता है या आप ऐसे कहेंगे कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर मेंशन होता है। इस स्ट्रक्चर को हमने यहां दिखाया हुआ है। क्या है ये किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है। इसको बार बार रिपीट करने से हमारे पास पूरे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है। तो इस सबसे छोटे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को या सबसे छोटा जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हम स्फेरिकल डॉट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। स्फेरिकल डॉट्स को जब हम आपस में मिला देते हैं, इनके सेंटर को आपस में मिलाया जाता है तो हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रक्चर डेवलप होती है जो हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर मानते हैं कि इस क्रिस्टल की ये स्ट्रक्चर है। इस पर्टिकुलर डायग्राम को हम देखें तो यहां हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये क्यूब की तरह, क्यूब ऐसा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होते हैं और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अगर हम इनका एक्सियल डायग्राम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सियल डायग्राम आता है। देखो अगर हम इसका ये वाला पार्ट उठाते हैं, ये 3 एक्सिस है हमारे पास, x, y, z। इन सभी x, y और z एक्सिस को आप देखेंगे z, तो यहां हमारे पास x के अलोंग जो लेंथ है उसको हम मानते हैं a, ये जो लेंथ है इसको मानते हैं b, इस लेंथ को मानते हैं c, a b c। ये हमारे पास क्या होगी एक्सियल लेंथ। दूसरा हमारे पास आता है इन एक्सिस के बीच में कितना एंगल बना हुआ है। जैसे इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल, इनको हम अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास किसी भी यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए 2 मेजर पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है एक्सियल लेंथ का और दूसरा होता है एक्सियल एंगल का। एक्सियल लेंथ और दूसरा होता है एक्सियल एंगल्स। अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं, क्यूबिक टाइप का अगर क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास है तो वहां सभी एक्सियल लेंथ्स बराबर होती हैं और सारे के सारे एक्सियल एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये तो हमारे पास था पैरामीटर्स टू डिस्क्राइब यूनिट सेल। लेकिन यूनिट सेल हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है प्रिमिटिव, दूसरी होती है सेंटर्ड। पहली होती है
सिंपल को दूसरा नाम हम देते हैं प्रिमिटिव। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है? अगर किसी यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं तो हम उनको सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कहते हैं। तो पहला है हमारे पास सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो दूसरी टाइप होती है हमारे पास वो होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरी हमारे पास होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट हैं लेकिन इसके साथ साथ सेंटर पे भी प्रेजेंट है। सेंटर का मतलब होता है चाहे तो बॉडी का सेंटर है, चाहे उसके एज का सेंटर है, चाहे उसके फेस का सेंटर है। तो अगर हम सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो यदि हमारे पास एटम्स या फिर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं और बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट है तो हम उसको कहेंगे बॉडी सेंटर्ड। अगर बॉडी सेंटर पे नहीं है, सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और फेस पे भी प्रेजेंट है तो हम उसको कहेंगे फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड। सभी कॉर्नर्स के अलावा यदि उसके एज पे भी है, किनारे पे भी है तो हम उसको कहेंगे एज सेंटर्ड। एज सेंटर्ड। जो हमने यहां एक्सप्लेन कर रखा है ये है क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल है। अगर आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें उसको बीसीसी रिप्रेजेंट कर देते हैं, फेस सेंटर्ड की बात करें तो फेस सेंटर्ड। क्यूबिक के अंदर एज सेंटर्ड क्यूबिक नहीं होता। जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एज पे नहीं होते। क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें तो ये सिंपल या प्रिमिटिव टाइप का हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड टाइप का हो सकता है, फेस सेंटर्ड टाइप का हो सकता है, लेकिन एज सेंटर्ड टाइप का नहीं होता। तो हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम होता है, यूनिट सेल्स होती हैं, वो बेसिकली 7 टाइप्स की होती हैं। 7 टाइप्स में वो सिंपल प्रिमिटिव हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड हो सकती है, फेस सेंटर्ड हो सकती है, एज सेंटर्ड हो सकती है। तो उन 7 टाइप्स को अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करके देखें तो 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास बनता है, जो ब्रेवेस नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्यूबिक सिस्टम है हमारे पास वो तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सभी लेंथ बराबर होती हैं, एक्सियल लेंथ सारे इक्वल हैं, एक्सियल एंगल सारे 90 डिग्री के हैं। लेकिन इसके अलावा जो 6 यूनिट सेल हमारे पास बच गई हैं उनके एक्सियल लेंथ्स क्या है, उनके एक्सियल एंगल्स क्या है, उनको याद करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उन सभी में कौन सेंटर्ड है, कौन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव तो सभी होती हैं, सभी यूनिट सेल्स प्रिमिटिव तो हैं, लेकिन कौन सेंटर्ड है? अगर सेंटर्ड है तो कौन सा, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है या एज सेंटर्ड है। इन सभी को हम एक बहुत ही सुपर ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। सुपर ट्रिक जो हमारी है वो 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल या 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल जो कि 14 अलग अलग कैटेगरीज से मिलके बना होता है, उनको हम बहुत ही सॉलिड ट्रिक से याद करेंगे। उसके लिए आप अगला वीडियो देखें। थैंक यू।